हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केम कोर्स के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हमारा होने वाला है सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 8 और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, जिसका नाम होने वाला है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, या हम इसी को बोल सकते हैं लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अभी तक हमने सॉल्यूशन चैप्टर के 7 लेक्चर कवर कर लिए हैं और उन 7 लेक्चर में हमने डिफरेंट टॉपिक पर बात करी थी। जो लास्ट हमारा लेक्चर था सॉल्यूशन चैप्टर का, उसमें हमने एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करी थी। उसमें हमने समझा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। आज के इस वीडियो लेक्चर 8 में हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो जब भी हम किसी ऐसे सॉल्यूशन की बात करते हैं जिसमें हम एक वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं, तो जब भी हम किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में किसी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं तो उस सॉल्यूशंस की जो वेपर प्रेशर रहेगी, वो वेपर प्रेशर जो उस सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर थी, उस वेपर प्रेशर के कंपेयर में क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्यों डिक्रीज हो जाती है? क्योंकि आपने प्योर सॉल्वेंट के अंदर जो उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था, उस सॉल्वेंट के अंदर आपने ऐसा सोल्यूट ऐड किया है जिस सोल्यूट की वेपर प्रेशर या जिस सोल्यूट का नेचर कैसा था, नॉन वोलेटाइल नेचर था, यानी कि उसकी जो वेपर प्रेशर थी वो वेपर प्रेशर काफ़ी कम थी। तो चलिए हम आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करते हैं कि जब हम ऐसा सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं जिस सॉल्यूशन में हम जो सॉल्वेंट लेने वाले हैं वो सॉल्वेंट तो हम लेंगे यहाँ पर वोलेटाइल नेचर का, हमारा जो सॉल्वेंट रहेगा, सॉल्वेंट किस नेचर का हमने लिया है, सॉल्वेंट हमने लिया है वो वोलेटाइल नेचर का लिया है। जबकि हमने इस सॉल्वेंट में जो सोल्यूट ऐड किया है या इस सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए हमने जो सोल्यूट लिया है वो सोल्यूट हमने कैसे नेचर का लिया है, नॉन वोलेटाइल नेचर का सोल्यूट लिया है। तो जब हम ऐसे सॉल्वेंट में जो कि वोलेटाइल नेचर का सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल नेचर का सोल्यूट ऐड करते हैं, तो जो हमें जो सॉल्यूशन मिलता है उस सॉल्यूशन की या उस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा, उस फ्रीजिंग पॉइंट में क्या अफेक्ट आता है, उस फ्रीजिंग पॉइंट में कितना चेंज आता है, उसकी बात आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं। यानी कि उस सॉल्यूशन के लिए हम किसकी बात करेंगे, उस सॉल्यूशन के लिए हम बात करेंगे यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट की, या उस सॉल्यूशंस के फ्रीजिंग पॉइंट की, या उस टेम्परेचर की जिस टेम्परेचर पर वो सॉल्यूशन क्या होने लग जाए, सॉलिड में कन्वर्ट होने लग जाए, फ्रीज होने लग जाए। फ्रीजिंग पॉइंट की यहाँ पर बात करने वाले हैं कि उसके फ्रीजिंग पॉइंट में कितना डिप्रेशन आएगा, कितना डिक्रीज होगा, कितना उसका फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो जाएगा कंपैरेटिवली प्योर सॉल्वेंट के। तो देखिए, कोई भी सॉल्यूशन कब फ्रीज होने लगता है या कोई भी लिक्विड कब फ्रीज होने लगता है, उसकी अगर हम बात करें तो जब भी कोई सॉल्वेंट का हम टेम्परेचर या किसी भी सॉल्यूशन का या किसी भी लिक्विड का हम टेम्परेचर को कंटिन्यूअस क्या करते हैं, कम करते हैं। सपोज मेरे पास में एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन को मुझे क्या करना है, फ्रीज करना है। इस सॉल्यूशन को हमें क्या करना है, फ्रीज करना है। इस सॉल्यूशन को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सॉलिड फॉर्म में इस सॉल्यूशन को कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो टेम्परेचर था, इस सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर था, उस टेम्परेचर को कंटिन्यूअस क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। जब भी हम किसी लिक्विड के टेम्परेचर को कम करते हैं, इसका मतलब हम उसमें क्या कर रहे हैं, उसका जो वेपर प्रेशर था, उसका जो वेपर प्रेशर था, उस वेपर प्रेशर को भी हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। वेपर प्रेशर को भी क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। हमें पता है कि जो सॉलिड होते हैं उनका जो वेपर प्रेशर होता है, सॉलिड के जो वेपर प्रेशर होता है या सॉलिड का जो वेपर से जो प्रेशर अप्लाई होता है वो बहुत ही कम होता है, या सॉलिड का वेपर प्रेशर हम बोल सकते हैं कि 0 के इक्वल होता है या बहुत ही कम होता है। और जो लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है, लिक्विड का वेपर प्रेशर, जो वोलेटाइल नेचर के लिक्विड होते हैं उनका जो वेपर प्रेशर होता है वो कुछ वेपर प्रेशर, सर्टेन वेपर प्रेशर रहा होगा। जब हम टेम्परेचर कम करते हैं तो इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर था वो कंटिन्यूअस क्या होने लग जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। और वो लिक्विड कब फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, जब उसका वेपर प्रेशर कितना हो जाए, उसका वेपर प्रेशर उस लिक्विड का जो सॉलिड फॉर्म है, उस लिक्विड का या उस सॉल्यूशन का जो सॉलिड फॉर्म है, उस सॉलिड फॉर्म का जो वेपर प्रेशर है उसके अगर जब इक्वल हो जाता है उसका वेपर प्रेशर, तब हम बोल सकते हैं कि वो जो लिक्विड था, वो जो सॉल्यूशन था वो क्या होना स्टार्ट हो गया, वो सॉल्यूशन आपका
फ्रीज होना स्टार्ट हो गया, वो सॉल्यूशन आपका जमना स्टार्ट हो गया। तो जब भी हम किसी सॉल्यूशंस के टेम्परेचर को कम करते हैं तो टेम्परेचर कम करने के साथ साथ क्या कम होता है, उसका वेपर प्रेशर भी कम होता है। और एक सर्टेन टेम्परेचर पर या एक सर्टेन कंडीशन पर या टेम्परेचर की एक सर्टेन रेंज पर उस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर था वो किसके इक्वल हो जाता है, उस लिक्विड, जो भी उस लिक्विड का कंपाउंड है, कंपोजिशन है, उसका जो सॉलिड फॉर्म था और सॉलिड फॉर्म में उसका जो वेपर प्रेशर था उसके इक्वल हो जाएगा। और जब उसका वेपर प्रेशर, लिक्विड का वेपर प्रेशर उसी सॉल्यूशन के सॉलिड फॉर्म के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उस कंडीशन पर वो सॉल्यूशन क्या हो जाता है, फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग की कंडीशन वो कंडीशन होती है जिस कंडीशन पर किसी सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड फॉर्म के वेपर प्रेशर और लिक्विड फॉर्म के वेपर प्रेशर के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। या हम इसे इस तरह से भी बोल सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट पर जो सॉलिड स्टेट होती है या जो सॉलिड फेज होती है किसी भी लिक्विड की, सॉलिड फेज, और उसी लिक्विड या उसी सॉल्यूशन की जो लिक्विड फेज होती है, उस सॉल्यूशन की जो लिक्विड फेज होती है वो क्या होती है, इक्विलिब्रियम में होती है या डायनामिक इक्विलिब्रियम में होती है। यानी कि किसी भी सॉल्यूशंस का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट की कंडीशन पर उस सॉल्यूशन की सॉलिड फेज और लिक्विड फेज किस में हो जाती है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया कि कब कोई चीज़ फ्रीज होने लगती है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि हमने जो सॉल्वेंट लिया है वो वोलेटाइल नेचर का सॉल्वेंट लिया है और उस सॉल्वेंट में हमने एक नॉन वोलेटाइल नेचर का सोल्यूट ऐड किया है। उस कंडीशन पर उस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था या उस सॉल्वेंट का जो, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट की, कि प्योर स्टेट में जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट था उस फ्रीजिंग पॉइंट में किस तरह से डिप्रेशन आएगा, किस तरह से उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो कम हो जाएगा, जो टेम्परेचर था वो कम हो जाएगा, या टेम्परेचर कम टेम्परेचर पर ही या उसकी लोअर रेंज पर ही वो सॉल्यूशन फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, जब भी हमने, मान लीजिए हमने एक कंटेनर में हमारा कोई सॉल्वेंट लिया था, उस सॉल्वेंट का कुछ सर्टेन वेपर प्रेशर रहा होगा, उस सॉल्वेंट का कुछ सर्टेन वेपर प्रेशर रहा होगा, और उस सॉल्वेंट के अंदर हमने एक ऐसा सोल्यूट ऐड कर दिया जो सोल्यूट कैसे नेचर का था, जो सोल्यूट आपका था वो नॉन वोलेटाइल नेचर का था। जब नॉन वोलेटाइल नेचर के सोल्यूट को हमने ऐड किया उस सॉल्वेंट के अंदर, तो उस सॉल्यूशन जो बना हुआ, अब क्या बन गया, वो सॉल्वेंट और सोल्यूट के मिक्सचर से ये सॉल्यूशन बन गया। अब इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर रहेगा, वो वेपर प्रेशर क्या हो गया, कंपैरेटिवली कम हो गया उस सॉल्वेंट की प्योर स्टेट के कंपेयर में। ठीक है, क्यों कम हुआ, क्योंकि आपने जो सोल्यूट ऐड किया है वो सोल्यूट किस नेचर का है, नॉन वोलेटाइल नेचर का है, यानी वो इवोपरेट होने वाला नहीं है। अब इस कंडीशन में इस सॉल्यूशन का जब आप टेम्परेचर को कम करोगे, इस सॉल्यूशन के जो टेम्परेचर को कम करोगे, और टेम्परेचर को कम करने के लिए, टेम्परेचर को जब आप कम करोगे, क्यों कम करोगे, उस सॉल्यूशन को फ्रीज करने के लिए कम करोगे, तो इसका जो वेपर प्रेशर था उसको आपको किसके इक्वल करना पड़ेगा, उसकी सॉलिड फेज के इक्वल करना पड़ेगा। तो आपको अब जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर की रेंज कम करने की, जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर की रेंज है वो कम हो जाएगी। यानी कि आपको प्योर स्टेट में जितना कम टेम्परेचर कम करना पड़ रहा था उस सॉल्वेंट को फ्रीज करने के लिए, उसके कंपेयर में आपको इतना टेम्परेचर कम नहीं करना पड़ेगा, उसके पहले ही आपका ये जो सॉल्यूशन है ये फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसे हम एक ग्राफ से समझ लेते हैं। चलिए पहले हम यहाँ पर समझते हैं या लिख देते हैं, इसको एक्सप्रेस कर देते हैं कि अगर मान लो उस सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में जो फ्रीजिंग पॉइंट था, प्योर स्टेट में उस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट में मान लेता हूँ T0F रहा होगा। T0F क्या है, यहाँ पर प्योर स्टेट में सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। और जब सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया, जब सॉल्यूशन बन गया, इस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट रहा होगा वो फ्रीजिंग पॉइंट क्या रहा होगा, फ्रीजिंग पॉइंट इसका TF रहा होगा। तो जो चेंज आएगा फ्रीजिंग पॉइंट में, जो चेंज आया फ्रीजिंग पॉइंट में, जो डिप्रेशन आया, उसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, या
फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल्स टू, किसके इक्वल्स टू होगा, जो प्योर स्टेट में उसका फ्रीजिंग पॉइंट था, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। ये फॉर्मूला किसके लिए हो जाएगा, जो डिप्रेशन आया है फ्रीजिंग पॉइंट में उसके लिए। इसे हम एक ग्राफ से भी समझ सकते हैं। देखिए हम कुछ इस तरह से यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर के लिए, कि हमारे पास में जो सॉल्यूशन था उसका जो प्योर स्टेट थी, सॉल्वेंट की जो प्योर स्टेट थी, उसका कुछ फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पर रहा होगा। उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर था, ये हमने ग्राफ किसके वर्सेस में ड्रॉ किया है, ये ग्राफ हमने ड्रॉ किया है टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर। वीपी लिख रहा हूँ मैं वेपर प्रेशर को, टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर में हमने ग्राफ को ड्रॉ किया। तो जब हमारा सॉल्यूशन नहीं बना था और जब हमारा सॉल्वेट और सोल्यूट सेपरेट थे, उस कंडीशन पर जो हमारा सॉल्वेंट था, उस सॉल्वेंट का कुछ फ्रीजिंग पॉइंट रहा होगा, और वो फ्रीजिंग पॉइंट हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर रहा होगा। इसको हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ टी नॉट एफ। टी नॉट एफ क्या है, आपका प्योर स्टेट में सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट टी नॉट एफ रहा होगा। और जब ये टी नॉट एफ रहा होगा, जब इसका वेपर प्रेशर कुछ यहाँ पर होगा, तो वेपर प्रेशर के लिए ये ग्राफ क्या हो जाएगा, जब ये प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, किसका वेपर प्रेशर, आपके सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। लेकिन जब आपने इस सॉल्वेंट के अंदर एक ऐसा सोल्यूट ऐड कर दिया जो नॉन वोलेटाइल नेचर का था, तब उसका जो वेपर प्रेशर था, वो वेपर प्रेशर भी क्या हो गया, कम हो गया। साथ में उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर था, वो फ्रीजिंग पॉइंट अब क्या हो जाएगा, जल्दी फ्रीज हो जाएगा। वो जल्दी फ्रीज हो जाएगा, इसका मतलब वो कम टेम्परेचर रेंज पर ही क्या होने लग जाएगा, फ्रीज होने लग जाएगा। तो सपोज इस टेम्परेचर रेंज पर ही वो क्या होने लग गया, फ्रीज होने लग गया, और उसका वेपर प्रेशर कुछ यहाँ पर शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर या टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि TF हो गया। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा, वही डिफरेंस क्या है आपका, डेल्टा TF। यही डिफरेंस क्या है, डेल्टा TF। ये डेल्टा TF क्या है, डेल्टा TF आपका होता है डिप्रेशन ऑफ अ फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन यू ऐड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन अ वोलेटाइल सोलवेंट। जब आप वोलेटाइल सोलवेंट के अंदर एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हो। अगर अब हम बात करें यहाँ पर कि हमारा सॉल्यूशन, जो हमने प्रिपेयर किया हुआ सॉल्यूशन है, वो किस नेचर का है, वो डाइल्यूट नेचर का है। बहुत कम क्वांटिटी में आपने नॉन वोलेटाइल नेचर का सोल्यूट ऐड किया है। उस कंडीशन पर आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा, या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में जो चेंज आया है, वो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, वो प्रोपोर्शनल रहेगा उस डाइल्यूट सॉल्यूशंस की मोलेलिटी के। तो हम इस सॉल्यूशन को, या इस सॉल्यूशन के लिए कुछ इस तरह से फॉर्मूला लिख सकते हैं कि जो डिप्रेशन हुआ है या फ्रीजिंग पॉइंट में जो चेंज आया है, वो फ्रीजिंग पॉइंट में जो चेंज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका डेल्टा TF, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, उस डाइल्यूट सॉल्यूशन की मोलेलिटी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मोलेलिटी क्या होती है, मोलेलिटी होती है थाउजेंड्स ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितने ग्राम ऑफ सोल्यूट आपने डिसॉल्व किया है ना। यहाँ से हम प्रोपोर्शनली का जब साइन हटाते हैं तो T डेल्टा F इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा KF स्मॉल m। यहाँ पर जो आपका KF होता है, KF यहाँ पर क्या है, KF यहाँ पर है फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट बोल सकते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रायोस्टेटिक कांस्टेंट बोल सकते हैं। सिंपल भाषा में इसे अगर हम KF को बोलें तो ये क्या होगा आपका, कांस्टेंट ऑफ डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ से हम मोलेलिटी का जो हम m की वैल्यू है, मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलेलिटी के फॉर्मूले की वैल्यू अगर हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो देखिए हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा, डेल्टा KF इज इक्वल्स टू यहाँ से डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF। और मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलेलिटी का फॉर्मूला होता है W1 अपॉन
m1 इंटू थाउजेंड्स अपॉन W2। W1 एंड M1 यहाँ पर क्या है, W1 यहाँ पर है क्वांटिटी ऑफ अ सोल्यूट। क्या है यहाँ पर, क्वांटिटी ऑफ अ सोल्यूट इन अ ग्राम, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। एंड M1 क्या है यहाँ पर, मोलर मास। क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। एंड W2 क्या है यहाँ पर, W2 है आपका सोलवेंट की क्वांटिटी, कि आपने कितने सोलवेंट में कितना सोल्यूट ऐड किया है। मोलेलिटी क्या होती है, मोलेलिटी यही तो होती है कि कितने ग्राम ऑफ सोल्यूट में आपने सोलवेंट में कितना ग्राम ऑफ सोल्यूट ऐड किया है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलेलिटी बोलते हैं। तो इस फॉर्मूले से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू निकाल सकते हो किसी भी ऐसे सॉल्यूशन के लिए जिसमें सोलवेंट किस नेचर का है, वोलेटाइल नेचर का है, जबकि सोल्यूट आपने किस नेचर का ऐड किया है, नॉन वोलेटाइल नेचर का ऐड किया है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को समझा। इस वीडियो लेक्चर में आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से अगर हम किसी वोलेटाइल नेचर के सोलवेंट में या ऐसे सोलवेंट में जो इवोपरेट होने की कैपेसिटी रखता है, वोलेटाइल नेचर का है, उसमें हम ऐसे सॉलिड सोल्यूट को ऐड कर देते हैं जो नॉन वोलेटाइल नेचर का हो, जो इवोपरेट नहीं होता हो, सेल्फ इवोपरेशन नहीं होता हो, उस कंडीशन में जो इस सॉल्वेंट और सोल्यूट से जो बनने वाला सॉल्यूशन रहेगा, उस सॉल्यूशंस का जो फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा, वो फ्रीजिंग पॉइंट किस तरह से डिक्रीज कर जाता है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर से आपको ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, या इसी को हम क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, समझ में आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, इस वीडियो लेक्चर से आपको डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट समझने में हेल्प मिली हो, तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।